अब डॉक्टर को ये चाहिए था कि वो टाइमली सारे टेस्ट्स अम्मी के करवाता। मेरी अम्मी को कैंसर डायग्नोज़ हुआ, उनके यहाँ पे स्वेलिंग थी। ये चीज़ें हमें पहले पता थी, लेकिन हमने एक्सपीरियंस नहीं की थी। हमें पता था कि डॉक्टर्स का कमीशन होता है मेडिसिन के अंदर। ये ज़ुल्म नहीं है तो और क्या है? अल्लाह को जवाब नहीं देना आगे, या रहने वाला तो कोई हाल नहीं रह गया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मेरा Q&A व्लॉग क्यों नहीं आया अभी तक? तो Q&A व्लॉग में थोड़ा-सा लेट हो गया। 11 मुहर्रम को इंशाल्लाह Q&A व्लॉग आ जाएगा। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। मेरे फादर को कैंसर है, आप सबको पता है। बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिनको नहीं पता होगा। स्टेज 4 कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है। मेरी अम्मी की डेथ हुई थी कैंसर की वजह से। उनके लिए फातिहा पढ़ दीजिए। और उनका तो तकरीबन ठीक हो गया था। पिछले साल डेथ हुई थी 26 अक्टूबर को। उनका ऑलमोस्ट ठीक हो गया था, लेकिन फिर भी डेथ हुई। क्यों हुई, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, मैं सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। लेकिन मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगा। यहाँ पे जंगल का कानून चल रहा है। यहाँ पे किस तरह से पेशेंट्स को डील किया जाता है और किस तरह से दवाइयाँ मिलती हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और किस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, बाकायदा जुल्म किया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि कुफ्र का निज़ाम चल जाता है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चलता। तो लोगों पे किस तरह से जुल्म किया जा रहा है, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। दूसरी बात ये है कि व्लॉगिंग का आप लोग पूछ रहे थे, डेली व्लॉग्स का। इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर व्लॉग्स आएंगे, लेकिन हो सकता है डेली ना आएँ। हफ्ते में 2 व्लॉग्स आ जाएँ या 3 व्लॉग्स आ जाएँ, इस तरह करके। बाकी ये है कि जो सोशल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर मैं दूसरे चैनल पे इंशाल्लाह अपलोड करता रहूँगा, शुएब कासिम ऑफिशियल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ व्लॉग्स होंगे, और जो मेरे सब्सक्राइबर्स की स्टोरीज़ हैं या मेरी अपनी स्टोरीज़ हैं, मेरी फैमिली की स्टोरीज़ हैं, वो मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। अच्छा, तो मैंने अभी जो आपसे बात करनी है, बहुत ही सीरियस बात है। और डॉक्टर्स किस तरह से पेशेंट को एज़ अ पेशेंट नहीं लेते, वो पेशेंट को एज़ अ वो सब्जेक्ट लेते हैं कि यार ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का क्या हाल है, इस सब्जेक्ट का क्या हाल है। तो इस तरह से पेशेंट्स को वो ट्रीट करते हैं। किस तरह से ट्रीट करते हैं बताता हूँ। मेरी अम्मी को कैंसर डायग्नोज़ हुआ, उनके यहाँ पे स्वेलिंग थी और वो उन्होंने बायोप्सी वगैरह की, तो वो उन्होंने कहा जी कैंसर है। लेकिन वो अर्ली स्टेज थी, पकड़ा गया जल्दी। कीमो हुई अम्मी की, और पहले नहीं पता चल रहा था कि कैंसर है। तो कीमो हुई और कीमो बड़ी सक्सेसफुल हो रही थी। 9 सेंटीमीटर से ऊपर ये स्वेलिंग थी, और ये सिर्फ 1.2 सेंटीमीटर रह गई थी। बिल्कुल इतना सा रह गया था, तकरीबन ख़त्म हो चुका था। और डॉक्टर ये कह रहा था कि ये बस अब हो सकता है कि इनको एक और कीमो ना मतलब ना लगानी पड़े। आप जब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे आएंगे तो हो सकता है कि ये ठीक हो चुका हो। उसके बाद हम कुछ टेस्ट्स करेंगे और आपको हम जो है वो कह देंगे कि ये ठीक है। अच्छा, जब अम्मी की लास्ट अपॉइंटमेंट थी, लास्ट अपॉइंटमेंट से पहले अम्मी बीमार हो गई, अम्मी को बुखार हो गया। अब डॉक्टर को ये चाहिए था कि वो टाइमली सारे टेस्ट अम्मी के करवाता। डॉक्टर ने क्या किया कि एंड पे जाके ब्लड कल्चर जो टेस्ट होता है, एक ब्लड कल्चर का, जिसमें पता चलता है कि इन्फेक्शन कहाँ पे है, क्या करके है। ब्लड टेस्ट सॉरी, गला खराब हो गया। ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड कल्चर टेस्ट होता है। उसकी रिपोर्ट मिलती है 3 से 4 दिन के बाद। वो डॉक्टर ने लेट कर दिया। और अम्मी को टेम्परेचर था 9900, 9900। और एक रात को ऐसे ही चुप करके अम्मी दुनिया छोड़ के चली गई। और वो ब्लड कल्चर रिपोर्ट जो है वो आई अम्मी की डेथ के तकरीबन 3 दिन के बाद। जब वो ब्लड कल्चर रिपोर्ट आई तो उसमें ब्लड में बैक्टीरियल इन्फेक्शन शो हो रही थी कि ब्लड के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसके लिए डॉक्टर ने कोई दवाई नहीं दी थी। एक तो ये हो गया। दूसरा, मेरे अब्बू को डायग्नोज़ हुआ था 2018 में, 2018 में, और अब 2022 चल रहा है। और इस वक्त जो डॉक्टर अब्बू का इलाज कर रहे हैं ना, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। और बस मैं आपको इतना बताऊँगा कि जिस चीज़ में भी उन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है, वो जो डॉक्टर हैं, जिस चीज़ में भी उन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है, उसमें उनका नाम पाकिस्तान में टॉप 4 डॉक्टर्स के अंदर आता है। मतलब पाकिस्तान के जो टॉप के 4 डॉक्टर्स हैं, उनके अंदर उनका नाम आता है। तो आप खुद ही सोच लें कि वो कितना कमा रहे होंगे और कितना पेशेंट आता होगा उनके पास। अब्बू की जो 80 टू 85%, बल्कि आप कह लें कि 90% जो मेडिसिन है, वो वही डॉक्टर बताते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं, और हम लोग वही मेडिसिन अब्बू की ख़रीदते हैं। अभी रिसेंटली एक नई मेडिसिन उन्होंने अब्बू को सजेस्ट की कि ये आपने जो है ये नई मेडिसिन जो है ये लेनी है। और उस मेडिसिन की हमने जब प्राइस पता की तो उस मेडिसिन की प्राइस थी 1,57,000 समथिंग, और 28 कैप्सूल थे।
एक कैप्सूल आप लगा लें, इसको डिवाइड कर लें कि ये एक कैप्सूल बनता है 5,600 कुछ रुपए का एक कैप्सूल। और ये अब्बू ने जो कैप्सूल थे, ये आप कह लें कि 8 कैप्सूल लेने थे, 8 कैप्सूल लेने हैं 1 महीने के अंदर। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि कैंसर पे कितना खर्चा आता है, उसकी दवाइयों पे, फिर अब्बू को इंजेक्शंस भी कुछ लगते हैं, तो कितना खर्चा आता है, तो ऊपर से फिर ये एक और मेडिसिन की एडिशन जो है। जब मेडिसिन का पता किया तो डॉक्टर ने बोला कि आपने यही इसी हॉस्पिटल से ये मेडिसिन लेनी है। और भी जगहों से मिल रही थी, और जब हमने मेडिसिन की प्राइस पता की तो मैंने आपको बताया कि वो थी। लकीली लकीली हमारे जानने वाले एक इंपोर्टर भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, उनसे ताल्लुक़ है, उनसे ताल्लुक़ बना हुआ है पिछले 4 साल से। उनसे जब मेडिसिन का पता किया तो उन्होंने कहा कि जी इस मेडिसिन की जो प्राइस है, जो मैं आपको दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इंपोर्ट करता हूँ, उनसे जान-पहचान है, तो वो मेडिसिन मिल गई 48,000 की। कहाँ 1,57,000 और कहाँ 48,000। ये चीज़ें हमें पहले पता थी, लेकिन हमने एक्सपीरियंस नहीं की थी। हमें पता था कि डॉक्टर्स का कमीशन होता है मेडिसिन के अंदर, हॉस्पिटल का कमीशन होता है मेडिसिन के अंदर। ख़ास तौर पे एक तो लोकल मेडिसिन के अंदर तो होता ही होता है, ख़ास तौर पे जो इम्पोर्टेड मेडिसिन होती है, जो कि यहाँ से नहीं मिलती, उसके अंदर भी डॉक्टर्स का कमीशन होता है। तो ये बात हमें पता चली कि डॉक्टर्स का कमीशन होता है मेडिसिन के अंदर, और बहुत ज़्यादा कमीशन होता है। इस जो प्रेस्क्राइब मेडिसिन करते हैं डॉक्टर, उसमें अपना कमीशन लेते हैं, अपना कमाते हैं उसके अंदर। चलें, वो थोड़ा-सा सुकून हो गया, हमारे वो जानने वाले, हमने वहाँ से मेडिसिन खरीद ली। आगे मैं चलता हूँ, ये तो अभी मैंने एक छोटा-सा ज़ुल्म आपको बताया ना, अभी मैं आगे चलता हूँ। आगे मैं चलता हूँ, इंजेक्शन एक प्रेस्क्राइब किया गया, एक हॉस्पिटल है बड़ा मशहूर लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़ा मशहूर है वो हॉस्पिटल जो है। इससे पहले उन्होंने एक ट्रीटमेंट डायग्नोज़ किया, एक ट्रीटमेंट बताया कि इस ट्रीटमेंट, ये वाला ट्रीटमेंट करते हैं आपके फ़ादर का, क्योंकि कीमो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, वेट इतना नहीं है उनका। तो एक इंजेक्शन है जो कि जर्मनी से इम्पोर्ट होता है, और उस इंजेक्शन की प्राइस है 3,700 यूरोज़। तो आप खुद ही हिसाब लगा लें कि 8 लाख से ऊपर का वो इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन। वो इंजेक्शन अब्बू को उन्होंने 2 लगा दिए। हमने पैसे दे दिए, खर्च कर दिए पैसे, 2 लगा दिए, लेकिन इम्प्रूवमेंट कोई नहीं आई। 2 इंजेक्शंस लगाने के बाद उन्होंने कहा कि जी इम्प्रूवमेंट कोई नहीं आ रही, तो हम उसी ट्रीटमेंट पे वापस जाएँगे जो हम पहले कर रहे थे। ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट भी हो रहा था साथ-साथ, लेकिन ये ऐड ऑन किया था, इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2 इंजेक्शन लग गए और फिर वापस ट्रीटमेंट पे आ गए। वो हमें बाद में पता चला कि ये इंजेक्शन असल में जो है, ये कोई 1,000 कुछ यूरो का आता है, लेकिन वो हम परचेज़ कर चुके थे, थ्रू हॉस्पिटल ही परचेज़ करना था, वो वैसे मिलता ही नहीं है इंजेक्शन। तो ये ज़ुल्म, अब जिसके पास पैसे नहीं है वो तो गया ना, वो तो बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। ये जो डॉक्टर साहब हैं, अभी कुछ दिन पहले इन डॉक्टर साहब के पास बैठे हुए थे, तो मेरे अब्बू गवर्नमेंट ऑफ़िसर रहे हुए हैं, ग्रेड 20 से रिटायर हुए हैं, आप सबको बताया हुआ है। तो अब्बू को ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से रीइम्बर्समेंट हो जाती है, यानी कि जो पैसा लग रहा है हेल्थ के ऊपर, वो पैसा वापस जो है वो मिल जाता है। पहले आपको लगाना पड़ता है अपनी तरफ से, बाद में पैसा जो है वो आप क्लेम कर सकते हो डिपार्टमेंट में जाके कि इतना मेरी हेल्थ पे लग गया, तो ये आप मुझे रीइम्बर्स कर दें, यानी कि मुझे ये वापस कर दें। अच्छा, अब उसमें अम्मी भी आती थी। अब अम्मी के पैसों के लिए जब हम गए रीइम्बर्समेंट करवाने के लिए, तो डिपार्टमेंट ने तकरीबन 6 से 7 महीने लगाए पैसे देने के अंदर, जो ट्रीटमेंट हुआ था। और वो भी जो पैसे वापस दिए डिपार्टमेंट ने, वो 30% दिए, 100% नहीं दिए डिपार्टमेंट ने। 30% पैसे उन्होंने वापस किए। मतलब 30% भी नहीं होंगे, 25% डिपार्टमेंट ने पैसे वापस दिए होंगे। तो वो दिए उन्होंने वापस, और बड़ी मुश्किल से दिए, क्योंकि अब्बू की वहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट है, काफ़ी इज़्ज़त है। तो उन्होंने देखते हुए कि बहुत सीनियर ऑफ़िसर हैं, और फिर बहुत काम किया हुआ है, 30 साल से ज़्यादा डिपार्टमेंट को दिए हैं, फ़ेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी रहे हुए हैं, फिर वफाकी टैक्स मोहतसिब में एज़ अ डायरेक्टर भी काम किया हुआ है। उस चीज़ को लिहाज़ करते हुए जो वहाँ पे जो भी थे कमिश्नर थे, उन्होंने लिहाज़ किया, और फिर जाके 25% जो है वो पैसे मिले, वरना वो भी नहीं मेरे ख़्याल में मिलने थे। अब हुआ ये कि अब जो अब्बू के जो उसके ऊपर लग रहे हैं पैसे, वो उनको, हमने ये सोचा कि जिस तरह साथ-साथ लग रहे हैं, क्योंकि अब तो 4 साल हो गए लगते हुए, तो हमने सोचा कि रीइम्बर्स कराया जाए। तो डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब रीइम्बर्स करवाने हैं वालिद साहब के, तो वालिद साहब साथ ही बैठे हुए थे। डॉक्टर साहब को बोला कि रीइम्बर्स करवाने हैं तो आपकी स्टैम्प्स चाहिए होंगी और आपके सिग्नेचर्स चाहिए होंगे।
आपकी प्रेस्क्रिप्शंस के ऊपर, क्योंकि उसमें दवाइयाँ मेंशन्ड हैं और हमारे पास बिल्स मौजूद हैं, तो वो हमें चाहिए होंगे क्योंकि हमने क्लेम करना है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। डॉक्टर साहब ने पता है आपको आगे से क्या-क्या? इतने सीनियर वो डॉक्टर हैं और इतने मंझे हुए डॉक्टर हैं, टॉप 4 डॉक्टर्स में आते हैं। उन्होंने आगे से कहा कि बात ये है मेरे बुग्गो का मियाँ साहब कि हम जो है ना आपको पता ही है कि यहाँ पे पाकिस्तान में किस तरह से फ़ाइलें चलती हैं, किस तरह से यहाँ पे काम होते हैं और किस तरह से लोग काम करवाते हैं, तो प्लीज़ अगर 10% आप मुझे दे दें, तो मैं साइन भी कर दूँगा, मैं सारी आपकी फ़ाइल कंप्लीट कर दूँगा। सब कुछ मुझे पता है वो किस तरह से होता है रीइंबर्समेंट, और मुझे पता है फ़ाइल किस तरह से तैयार करनी है, तो मैं प्रिस्क्रिप्शंस पे भी अपनी स्टैम्प्स भी कर दूँगा, साइन भी कर दूँगा। बस 10% जो है मुझे दे दीजिएगा। अब सुन के उठ के आ गए वहाँ से, वापस आ गए। कुछ नहीं हम कह सकते थे। कुछ इसलिए नहीं कह सकते थे कि मेरे वालिद साहब को कैंसर है और हम मजबूर हैं क्योंकि उनको कैंसर है, और हमें पैसों की भी मतलब एक तरह से रीइंबर्समेंट की भी इंसान को ज़रूरत होती है, क्योंकि चाहे मिडिल क्लास आदमी हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें इंसानों के दिवालिये निकल जाते हैं, तो हमें उसकी ज़रूरत भी है। तो हम उठ के चुप करके वापस आ गए, और रीइंबर्समेंट भी हमें चाहिए, और डिपार्टमेंट जो है वो रीइंबर्स नहीं करता डॉक्टर की स्टैम्प्स और साइन के बगैर। तो यानी कि एक ऐसा साइकिल है इस मुल्क के अंदर एक ऐसा कानून है जिसने जकड़ा हुआ है कि आपको रिश्वत देने के ऊपर, जगह-जगह आपको रिश्वत देने के ऊपर वो मजबूर कर देता है कि ऐसा कानून है हमारा। ये बात सुन के आप यकीन करें कि उस टाइम तो मेरी आँखों में भी आँसू आ गए और मुझे गुस्सा भी चढ़ा कि यार, इतना बड़ा डॉक्टर, इतना पैसा तुम कमा रहे हो, जो कि तुम हलाल का कमा रहे हो इतना ज़्यादा, फिर तुम्हें हराम की ज़रूरत क्या है? फिर तुम्हें हराम कमाने की ज़रूरत क्या है? क्यों जाते हो हराम की तरफ जब अल्लाह ताला तुम्हें हलाल दे रहा है, इज़्ज़त से दे रहा है? और उसको कोई शर्म महसूस नहीं हुई कि मेरे फ़ादर बैठे हुए हैं, मेरे भाई बैठे हुए हैं बड़े, और उनके सामने कह रहा है कि 10% मुझे दे दें। बेसिकली हम लोग नीचे से लेके ऊपर तक हम गालियाँ देते हैं ना कि नवाज़ शरीफ करप्ट है, ज़रदारी करप्ट है, इमरान खान ने ये कर दिया, फ़ौज ने, आर्मी ने ये कर दिया, पिछले 70 साल से जो भी आए वो सब करप्ट आए। हम सारे करप्ट हैं, हम खुद करप्ट हैं बेसिकली। ये रेहड़ी पे जिसने केले लगाए होते हैं, जिसने ये छल्ली वाले सिट्टे बेच रहे होते हैं, मलोक बेच रहे होते हैं, ये छोटी-छोटी किताबें बेच रहे होते हैं, पेंसिलें बेच रहे होते हैं। हम नीचे से लेके ऊपर तक एक छाबड़ी वाला जो है करप्ट है। हम नीचे से लेके ऊपर तक हम लोग करप्ट हैं, और हमें किसी को हमें हक नहीं होना चाहिए हम किसी को बोलें कि फ़लाना करप्ट है, फ़लाना करप्ट है। पहले हमें अपने आप को सीधा करना चाहिए, या फिर दूसरी चीज़ ये है कि कोई ऐसा डंडे वाला बंदा आए ऊपर कि जो पूरी कौम को सीधा कर दे, जिस तरह चाइना में हुआ था कि वो डंडे वाला था और उसके पास सारी पावर थी, और मतलब उसी के पास पावर थी, सोल पावर उसी के पास थी, आर्मी उसके अंडर, पूरा मुल्क उसके अंडर था, वो जो चाहता था वो करता था। मोइज़ुद्दीन की बात कर रहा हूँ, चुन लाई की बात कर रहा हूँ, जो चाइना में आए थे। ऐसा कोई रेवोल्यूशन आए तो फिर ये मुल्क ठीक हो सकता है, वरना तो इस मुल्क में कुछ भी नहीं रह गया। गाड़ियों की कीमतें देख लें कहाँ चली गई। बिजली का बिल डबल आया हमारा इस दफ़ा हमारा बिल जो है बिजली का वो डबल आया है। ये जुल्म है, ये जुल्म है, और उसके ऊपर लिखा होता है कि जो बंदा बिजली चोरी कर रहा हो उसके खिलाफ जो है कंप्लेंट करें, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप लोग खुद अवाम को इस चीज़ पे मजबूर कर रहे हैं कि अवाम करप्शन करे, तनख्वाहें बढ़ नहीं रहीं, बिज़नेस चल नहीं रहे, मुल्क का आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया सब ने मिलके। डॉलर कहाँ पहुँच गया, यूरो कहाँ पहुँच गया, पाउंड कहाँ पहुँच गया, पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, गाड़ियों की कीमतें कहाँ पहुँच गई। किसी ने सोचा था कि ये जो होंडा सिविक है, ये चली जाएगी 80-90 लाख के ऊपर। सुजुकी गाड़ियाँ 30-30 लाख, 32-32 लाख, 40-40 लाख, 42-42 लाख रुपए की सुजुकी गाड़ियाँ मिल रही हैं। एक आम मोटरसाइकिल होती थी CD70, 1,17,000 रुपए की CD70 हो गई है। सिंपल मोटरसाइकिलें 1,17,000 से शुरू होती हैं, 3.5 लाख तक पहुँच गई हैं, जो वो 150 सीसी होती है, आम बाइक होती है, 3.5 लाख रुपए तक। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? तो यकीन करें कि बड़ी हिम्मत करके मैंने जो है ना वो ये वीडियो बनाई है। मेरे से तो वीडियो भी नहीं आज बन रही थी, और इसी वजह से जो Q&A जो व्लॉग है वो भी इसी वजह से मेरा लेट हुआ कि मैं इतना परेशान था कि यार ये क्या हो रहा है? इतना जुल्म क्यों कर रहे हो यार? क्यों कर रहे हो इतना जुल्म? आगे जवाब नहीं देना तुम लोगों ने? अल्लाह को जवाब नहीं देना आगे? बस यही कहूँगा कि अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए, हमारे मुल्क पे रहम फरमाए, या रहने वाला तो कोई हाल नहीं रह गया। तो बस अभी तक के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।